हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं बच्चों 10th क्लास में समाजी विज्ञान समकालीन सेकंड, इसमें एक चैप्टर हम लोग अपना अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 2 की हम लोग इसमें आपका बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे वन्य जीव एवं वन्य जीव आपका संसाधन के विषय में हम लोग आज अपने लेक्चर में आपका बात करेंगे। तो सभी बच्चों को फोकस करके बहुत अच्छे से इस लेक्चर को आपको समझना है, इसको पढ़ना है, इसको देखना है। लेक्चर के दौरान कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती, किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है, तो आप लोग हमसे अपने सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी कोई आपकी क्वेरी रहती है। चलिए हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन। क्लियर है? और मैं इसी पर बात करूंगा आप सबसे कि क्या है वन्य जीव संसाधन, किनको हम क्या बोलते हैं। इस विषय में हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपका देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमने ये चीजें कहाँ से शुरू करी हैं, क्या स्थिति। हम हर एक चीज को एग्जाम्पल से जोड़कर और किसी न किसी चीज को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं और उनको देखते हैं बच्चों। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, देखिए बच्चों, इसमें देखिएगा, अब देखिए जो बात करेंगे हम लोग अपने ग्रह की बात करेंगे। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया जोक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और विलू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं यह अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। कह रहे जिस पर हम लोग रह रहे हैं ये बड़ा टफ है और क्या है, पूरा आपका आपका जैव विविधताओं से क्या है, आपका भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं, और कह रहे हैं कि जिसका हम जो जटिल चीजें हैं जिसका हम निर्माण करते हैं ये मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। और कह रहे जो उसका अस्तित्व है उन अस्तित्व पर हम लोग आपका निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव इनका पुनः सर्जन करते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कह रहे कि जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है, इस वन पारिस्थितिकी तंत्र में आपकी क्या होती है, ये महत्वपूर्ण जो भूमिका है ये निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। ये क्या है आपके, ये प्राथमिक उत्पादक हैं क्योंकि इन पर जो अन्य जीव हैं वो क्या है, इन पे डिपेंडेंट है। ठीक, अब देखिए आपको आपको सब पता लगेगा कि हमारे पृथ्वी पर कैसे अत्यधिक आपकी जैव विविधताएं हैं, कैसे जैव विविधता पाई जाती हैं, और इन सब चीजों को हम लोगों को इस लेक्चर में आपका देखना है। क्या उनके बीच सिमिलरिटी है, उस सिमिलरिटी को भी हमको देखना है। उनके बीच के जो अंतर हैं, जो आपके डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को भी हम लोगों को आपका पढ़ना है और उन सब डिफरेंसेस को भी हम लोगों को इस लेक्चर के माध्यम से आपका जानना है कि क्या आपकी चीजें हैं और हम इनको किस प्रकार से देख सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग इनको सोच सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये सारी चीजें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ताकि हम इन पर जोड़कर इनको बहुत अच्छे से इनको देख सकें, बहुत अच्छे से इसको समझ सकें इस विषय पर। अब देखिए एक छोटा सा इसमें पॉइंट है, इसको देखते हैं। वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है परंतु आत्मनिर्भरता के जटिल जाल एक तंत्र से में गुथी हुई है। अब कह रहे हैं कि चाहे फसल हो चाहे वन्य जीव हो, ये सब एक दूसरे में विविधता पाई जाती है। इनके आकार हो, कार्य हो, इनकी निर्भरता हो, इनकी एक गुत्थी जो है आपको मिलती है। भारत में
वन प्रजात और प्राणी जात, यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके पास में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से एक है। कह रहे जो हमारा देश है भारत, अगर हम लोग जैव विविधता की बात करने लगे तो जैव विविधता के मामले में अगर आप इसको देखोगे बच्चों, तो आप पाएंगे कि जो भारत है वो जैव विविधता के मामले में संपूर्ण विश्व में समृद्ध आपके देशों में से एक है। यानी कि हमारे यहाँ बायो आपका डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, विविधता हमारे यहाँ बहुत है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजाति की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। कह रहे कि जितनी भी उपजातियां उनका 8% संख्या यहाँ है और 16 लाख ऐसे नंबर्स हैं। ये अभी खोजी जाने वाली उपजाति से 2 या 3 गुण हैं और कह रहे जितनी चीजें खोजी गई हैं उन खोजी गुण में 2 या 3 हैं। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। कह रहे कि जो भारत में पाए जाने वाले जो आपके वन हैं और वन्य जीव हैं, उन जीवों के क्षेत्रफल के बारे में और जो उनकी किस्म है उनके बारे में जान चुके हैं। आपने सोचा होगा कि यदि संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ये विधिवत वनस्पति जाति प्राणी जात हमारे रोज में जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनका कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण कुछ हिस्सा संसाधनों पर भारी दबाव डालता है। क्या करता है? इन सब चीजों पर कुछ आपका जो भारी दबाव है वह आपका डालता है। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य जीव प्रजाति और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। कह रहे कि 15% तो ऐसे हैं, 10% जो आपके वन्य जीव आपकी प्रजाति हैं और 20 ऐसे स्तनधारी हैं जिन्हें लुप्त होने का खतरा है। यानी कि 10% ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपके समाप्त होने की आपका कगार पर हैं और 20% ऐसे स्तनधारी मतलब जानवर हैं जो धरती पर निवास करते हैं जिनके समाप्त होने का आपका खतरा बना हुआ है। ठीक, ये आपको देखना है, ये आपको सुनना है। इनमें से कई प्रजाति तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें से चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चीलदार उल्लू, मधुलिका, इनसिंगा यानी कि मोहा की जंगली किस्म, ओबर्डिया यानी कि पेंटान्यूरो यानी घास की प्रजाति जिसमें पौधे शामिल है। वास्तव में कोई भी बता नहीं सकता अब कितनी प्रजाति लुप्त हो चुकी हैं। कह रहे कि ये कोई नहीं बता सकता कि कितनी ऐसी प्रजाति हैं जो आपकी लुप्त हो चुकी है। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले पेड़ पौधों पर अधिक केंद्रित है। कह रहे हम उन पेड़ पौधों को, उन प्राणियों को अधिक देखते हैं जिन पर हमारा ध्यान अधिक रहता है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण हैं। और कह रहे कुछ छोटे पौधे हैं और ये सब चीजें हैं जो अत्यधिक आपके महत्वपूर्ण हैं, इनको भी हम लोगों को। अब देखिए, लुप्त होते वन भारत में जिस पैमाने पर कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 80726 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.456% है। यानी कि जो ये नंबर्स दिया है कि जिसमें इतने पर आपके वन है, ये हमारे जितना भारत का हिस्सा है उसका 24.56% पर लैंड में इतने पर हमारे वन है। सघन वन आपके कितने हैं? 12.4%। खुला वन जो है आपका 9.26% और मैग्रोव्स कितना है? 0.5%। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 से सघन वनों का क्षेत्रफल 3976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों के प्रबंधन की भागीदारी व रोपाण से हुई है। कह रहे जो वन बढ़े हैं इतने भी जिनमें आप लोग देख रहे हैं, ये इतने किलोमीटर का जो वन में आपको इजाफा मिला है, ये किसके कारण है? वन संरक्षण के जो
उपाय करे गए उनके लिए, और जो आपका प्रबंधन हुआ है उन प्रबंधनों के कारण ही ऐसा हो पाया है। तभी ये सब चीजें आपकी बढ़ी हैं और ये चीजें इसलिए दिखाई दे रही हैं। ठीक, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, आपको पढ़नी पड़ेंगी, आपको समझ आएगा तो आप इनको अच्छे से जान पाओगे। ठीक है ना? चलिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे प्राणियों की जाति के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी कि IUCN के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कह रहे कि हम लोग क्या करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय आपका प्राकृतिक संरक्षण है और जो आपका प्राकृतिक संरक्षण संघ है IUCN, इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, कुछ आपका श्रेणियों में इन चीज को हम लोग विभक्त करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सामान्य जातियां, वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसा कि पशु, साल, चीड़, कृंतक यानी कि रोडेंट्स इत्यादि। अब है दूसरा, संकटग्रस्त जाति। ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषय परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, सगाई, मणिपुर हिरण इत्यादि इस प्रकार की जाति के क्या हैं, एग्जाम्पल है। कह रहे हैं ये सब चीज इसके अंतर्गत आपका पाई जाती है। सुवेद, अब है वनरेबल। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इन संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या घटती रहेगी और संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इसके एग्जाम्पल्स हैं इन जातियों के। सुभेद, सुभेद का मतलब वनरेबल। वनरेबल का मतलब ऐसा है जिनकी संख्या आपकी निरंतर घट रही है और कुछ चीजें हैं जो जिनके कारण की संख्या घट रही है, अगर हम लोग उसको चेंज कर दें तो ये सारी जो समस्या है वो आपकी, ये समस्या जो है वो आपकी नहीं आएगी और इनकी नहीं आने की वजह से क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग इनको फेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों आज के लेक्चर में। ठीक, आगे देखिए आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग दुर्लभ जातियां कि कौन सी ऐसी दुर्लभ जातियां हैं। इन जातियों की संख्या बहुत कम है या सुवेद है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं प्रभावित होती। इन जातियों में बहुत कम ऐसी संख्या सुवेद है कि यदि आप इनको प्रभावित करने वाली बात करेंगे तो ये आपका परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होती हैं। यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। ठीक, अब देखिए स्थानिक जातियां, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां, अंडमानी टीला, निकोबार कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन इन जाति के उदाहरण हैं। देखिए कुछ स्थानिक रूप में आपकी जातियां पाई जाती हैं जो केवल एक निश्चित स्थान पर है। अब देखिए जो आपका निकोबार में जो आपका कबूतर मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। अंडमानी जो टील है वो नहीं, कहीं नहीं मिलती। अंडमानी जो आपका जंगली सुअर है वो जैसी प्रजाति, उसका स्ट्रक्चर, बनावट और कहीं नहीं मिलती। और अंचल में मिथुन इन जातियों के एग्जाम्पल है। मिथुन जो है वो एक जानवर है जो वहाँ के लोकल में जो एरिया में वहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, कि क्या चीजें हो रही हैं, कैसे क्या है। और बच्चों इसी के साथ आपको देखें कुछ ऐसी जातियां हैं जो आपकी लुप्त हो गई हैं। देखिए अब उन लुप्त जातियों का भी हम लोगों को आपका देखना है कि क्या है ये आपकी लुप्त जातियां। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवास में खोज करने की अनुपस्थिति पाई जाती है, यानी कि जो इनके आवास हैं अगर आप खोज करने जाओगे तो इनकी क्या पाई जाती है, एब्सेंट पाई जाती है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, महाद्वीप और पूरी
पृथ्वी पर विलुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। कौन शामिल है? गुलाबी सिर वाली जो बत्तख है वो भी शामिल है। ठीक, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपके हर प्रदेश में, महाद्वीप में, या आप कहेंगे पृथ्वी पर जो है आपका पूरी तरह से आपकी लुप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है? आपका लुप्त हो चुकी है। और जो बहुत अपनी टाइम में बहुत आपकी संख्या में थी लेकिन वर्तमान में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक संकट का और हमारे सामने एक ऐसी चुनौती है कि जो समाप्त हो चुके हैं हम उनको पुनर्प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं, या जो हमारे सुभद्र जाति में है, जो आपका दुर्लभ है, या फिर जो आपका स्थानीय रूप में जिनकी संख्या कम हो रही है, हम उनको प्रिजर्व करें, हम उनका संरक्षण करें, हम उनको बढ़ावा दें, ताकि ये बैलेंस जो है आपका बना रहे। देखिए, प्राकृतिक से जब कोई चीज आपकी गायब होती है तो उसके ना जाने कितने प्रभाव हमारी प्रकृति पर और मानव पर अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं। पहले हमारे यहाँ चील दिखाई देती थी, लेकिन चील अब नहीं मिलती। जानते हैं क्यों? इन पशुओं में एक दर्दनाशक इंजेक्शन होता है, डेकाफेरॉन। जब डेकाफेरॉन को जानवरों में अत्यधिक मात्रा में आपका लगाया जाने लगा, ठीक, तो उसको लगाने के बाद तो चाहे पशु ठीक हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, डेकाफेरॉन जो था उसके शरीर के अंदर, आपके जानवर के अंदर आपका रहता था। जैसे ही उसकी मृत्यु होती थी तो उसको बाहर गेर दिया जाता था, और जैसे ही उसको बाहर गेरते थे तो पहले कौवे, चील वगैरह उसको खाते थे, क्योंकि पार्ट ऑफ आपका जो प्रकृति का, जो आपका नेचुरल का जो आपका सर्कल है, उस सर्कल को ये लोग पूरा करते थे। तो जब उन्होंने उस जानवर को खाया जिसमें डेकाफेरॉन लगाया होता है, तो चीलों के जो इम्यून सिस्टम थे, तंत्रिका तंत्र थे, वो इतने कमजोर हो गए और उनसे क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से पूरे 4-5 साल के अंतर्गत, 10 साल के अंतर्गत पूरी तरह से चील आपकी भारत से ही चली गई। कुछ स्थानिक रूप होंगे जहां पर पाई जाती होगी, बाकी अब कहीं भी चील दिखने को नहीं मिलती, क्योंकि उसका एग्जाम्पल है डेकाफेरॉन इंजेक्शन। जानवरों के अंदर इंजेक्ट होने से उनका तंत्रिका तंत्र आपका खत्म हो गया और वो मृत्यु हो गई, और वो अपनी प्रजातियों को बढ़ा नहीं पाए, और जिससे ये जाति आपका लुप्तप्राय हो गई। अब देखिए, एशियाई चीता कहाँ चला गया? पहले भारत में मिलता था एशियाई चीता। देखिए, भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता, कह रहे हैं चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा है। क्या कह रहे हैं? कि जो आपका बिल्ली है, उस बिल्ली परिवार का क्या है? एक अजूबा है, और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ सकता है। कितना बच्चों? 112 किलोमीटर प्रति घंटा। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंखों के कोने से मुंह तक 2 फैली आंसुओं की लकीर निशान है। कह रहे कि जहां उसकी नाक से, उसके मुंह से नाक तक और आंख तक जो फैली हुई 2 आंसू की लकीर नुमा निशान है, वो बताती है। 20वीं सदी से पहले चीता अफ्रीका और एशिया के दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इनके आवासीय क्षेत्र, यानी कि जहां ये जिस जंगल में आपका रहते थे, और शिकारी की उपलब्धता कम होने पर लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह प्रजाति पहले ही 1952 में लुप्त हो गई थी। यानी कि आपका चीता भारत से कब समाप्त हो गया बच्चों? 1952 में। भारत में चीता नहीं पाया जाता, भारत और चाइना में। ठीक, ध्यान दीजिए। अब ये कह रहे हैं वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे प्रजात और प्रजात प्राणी का ऐसा भयानक हादसा हुआ है? कह रहे कौन से हैं, उनको आपका देखना है कि कौन से हैं वो ऐसे, ताकि हम जिनको देख सकें। आगे देखिए, यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमें प्राकृतिक ने संसाधनों में परिवर्तन किया है।
क्या किया है, उनको परिवर्तित किया है। इसको आप लोग देख सकते हैं। एक इमेज हमारे सामने मिली है, इमेज को आप लोग देख लीजिए। कर्नाटक में पाए जाने वाला एडोमेड्रिस यानी कि पश्चिमी घाट में कुछ पाए जाने वाले आपके स्पेशल आपके पेड़ पौधे हैं। कुछ निकोबार में, कुछ आपकी निकोबारी मेगापोड हैं। देखिए हर एक क्षेत्र में अलग अलग आपकी चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ विशेष है, आपका यूनिकता जो है वो एक अलग यूनिक है। अब देखिए, हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाई, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष या अथवा परोक्ष रूप में वनों अथवा वन्य जीव से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्हें वन और वन्य जीव को नुकसान पहुंचाता है। भारत में वनों को सबसे पहले ये सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेशिक काल में रेल लाइन में, कह रहे हैं कि भारत में अगर आप लोग देखोगे बच्चों, जो सबसे पहला है जो आपका बड़ों का नुकसान हुआ था, जो हमारे वन है उनको आपकी कटाई की थी, वो किसके लिए? उपनिवेश काल में रेलवे लाइन बिछाने के लिए। फिर बात चली थी एग्रीकल्चर की, फिर आपका व्यवसाय के लिए, फिर वाणिज्यिक जो आपकी वानिकी थी उसमें आपका, और साथ में खनन जो आपकी वृद्धि हुई है उसमें ये सारी प्रॉब्लम हम लोगों को देखने के लिए मिली थी। अब देखिए, ये इतना ध्यान रहेगा, इतना आपको पता रहेगा कि क्या स्थिति है, क्यों चीजें गायब हो रही हैं, तो आप इनको अच्छे से समझ भी सकते हैं और आप इनको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं बच्चों। ठीक है। अब चाहे जानवर हो या मानव हो, उसको नुकसान तो आपका इंसान ने ही पहुंचाया है। अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी उसने की है। जिस तरह से निरंतर आपके वन कम हो रहे हैं, पेड़ पौधे प्रजातियों में कमी आ रही है, ये एक संकट का विषय है। अब देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधन के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। कह रहे हैं कि जो हमारे वन संसाधन हैं, अगर आप लोग उन वन संसाधनों को आपका देखोगे तो आपको पता चले, तो क्या चलेगा कि किस प्रकार से आपकी सारी चीजें जो हैं आपकी सिकुड़ रही हैं। क्या हो रही हैं? आपकी सिकुड़ रही हैं। और क्यों इन सब चीजों को आपका देखना है कि किस प्रकार ये चीजें क्यों सिकुड़ रही हैं। भारत में वन संरक्षण अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कृषि भूमि का क्षेत्र में परिवर्तित किया गया है। क्या किया गया? उसको परिवर्तित किया गया, यानी कितने वनों को काट कर किस तरह से एग्रीकल्चर के लिए उपयोगी बनाया गया है। वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्र, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित कृषि यानी कि झूम एग्रीकल्चर, क्लियर है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, खेती अथवा स्लैग यानी कि वन खेती चलने से वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। क्या हुआ है? आपका निम्नीकरण हुआ है। इन सब चीजों को आपको दिखाई देगा। और क्या हुआ है? बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान। बड़ी विकास परियोजना ने तो वन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों को साफ करना पड़ा था। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में 4 आपका 0.0000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना में पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो गए। वनों की बर्बादी में खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बॉक्स टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इससे कई प्रजातियां अफसरों को नुकसान पहुंचा है और कई जातियां, इसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, जिनके आवागमन को बाध्य कर रही हैं। देखिए, ये बता रहे हैं कि आपका किस प्रकार से कि वनों का नुकसान हुआ है, कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट चले हैं, जिन प्रोजेक्ट के कारण ये सारी चीजें आप लोगों को सामने दिखाई दी हैं। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों, आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि आपका किस प्रकार से जो वन हमारे आपके कट रहे हैं, क्या कारण है। चाहे आपका नदी जोड़ो परियोजना रही हो, या फिर हम किसी क्षेत्र का आपका खनन कर रहे हैं और वहां कोई आपका वन्य जीव आवास है, तो हमने अपने खनन के चक्कर में, आपका नदी आपका जोड़ो परियोजनाओं के चक्कर में, हमने बहुत सारे ऐसे वन्य जीव आपका संरक्षण आपका क्षेत्र थे, जिनको हमने आपका पूर्णतः आपका नष्ट कर दिया
और जिससे हमें बहुत बड़ा जो नुकसान है वो हमको झेलना पड़ा, जिससे हमारे प्राकृतिक वनस्पतियाँ, आपके प्राकृतिक जीव, बहुत सारे ऐसी पेड़-पौधियाँ और आपकी वनस्पति क्या हो गई हैं आपकी, लुप्त हो चुकी हैं। और ये अभी भी आपका संकट जो है, आपका वर्तमान आपके समय में भी आपका है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी अभी भी निरंतर मात्रा में हो रही हैं और वनों का दिन पे दिन आपका कटाव होता जा रहा है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए वन संरक्षण को आपका रोकने के लिए आपको गौरा देवी का योगदान आपको दिखाई देगा कि उन्होंने वन संरक्षण के लिए किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलो बच्चों, ध्यान देना है आपको और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे, बहुत अच्छे से घर जाकर पढ़ेंगे। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपना डाउट, अपना कमेंट हम तक भेज सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। बच्चों, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।